एकादश के बच्चों का बैंकिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण मान के पतन के कारण। सन 1900 से 1914 इस अवधि को स्वर्ण मान का स्वर्णिम युग कहा जाता है, किंतु प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के बीच में होने वाला 1918 के बीच में होने वाला ये प्रथम विश्व युद्ध, इसमें अनेक राष्ट्रों की मुद्रा प्रणालियाँ लड़खड़ा गईं तथा स्वर्ण के आयात निर्यात पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। आप जानते हैं कि स्वर्णमान के लिए स्वर्ण का आयात निर्यात पूर्ण प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों में पत्र मुद्रा का प्रचलन बढ़ता चला गया। विश्व युद्ध की समाप्ति पर सन 1919 से 1928 तक इसे अनेक राष्ट्रों ने फिर से अपनाया, किंतु यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाया। घोर मंदी में फंस जाने के कारण सन 1931 में इंग्लैंड को इसका परित्याग करना पड़ा, अर्थात इसे छोड़ना पड़ा, और उसके बाद तो एक एक करके सभी राष्ट्र इसे छोड़ते चले गए। सन 1933 में अमेरिका और 1936 में फ्रांस द्वारा इसका परित्याग कर दिए जाने पर स्वर्णमान विश्व से हमेशा के लिए विदा हो गया। और स्वर्णमान का यह पतन जिन कारणों से हुआ, उन कारणों का हम करते हैं अध्ययन। सबसे पहला है स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन। देखिए, स्वर्णमान के टूटने का प्रमुख कारण ये था कि जो दो देश स्वर्णमान को अपनाए हुए थे, उनके द्वारा इस खेल के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन किया जाना। जैसे अमेरिका तथा फ्रांस ने आयातों को हतोत्साहित करने के लिए ऊंचे कर लगा दिए, कोटा प्रणाली व अनुज्ञा पत्र प्रणाली का प्रयोग किया। परिणामतः ऋणी देशों को अपने ऋणों का भुगतान वस्तुओं के स्थान पर स्वर्ण में करना पड़ा, और इससे उनके स्वर्ण कोष कम हो गए और उन्हें स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। ये पहली बात। दूसरा, विभिन्न देशों ने स्वर्ण के आयात निर्यात को भी मुक्त नहीं रखा। जैसे अमेरिका ने विदेशों से आने वाले स्वर्ण को जमा कर लिया और उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे विभिन्न देशों में स्वर्ण का वितरण असमान हो गया। विभिन्न राष्ट्रों ने स्वर्ण कोष की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप, यानी कि अलग अलग राष्ट्रों ने स्वर्ण कोष की पूर्ति में जो कमी और बढ़ोतरी होती थी, वो परिवर्तन कहा जाएगा, उसके अनुरूप अपनी मुद्रा में परिवर्तन नहीं किए। यानी कि ये वो नियम था कि अगर स्वर्ण कोष बढ़ जाए तो मुद्रा की मात्रा बढ़ाइए, अगर स्वर्ण कोष की आपूर्ति घट जाए तो मुद्रा की मात्रा कम कीजिए। ये परिवर्तन भी विभिन्न राष्ट्रों ने नहीं किया। जिन देशों में स्वर्ण आया उन्होंने मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं की, और इसके विपरीत जिन देशों से स्वर्ण गया उन्होंने मुद्रापूर्ति में कमी नहीं की। तो ये स्वर्णमान के कुछ नियम थे, जो इसे बोलते हैं स्वर्णमान के खेल के नियम। उनकी अवहेलना अलग अलग देशों के द्वारा होने से गरीब देश खास तौर से स्वर्णमान को अपनाए रह नहीं पाए। ठीक है। दूसरा, उग्र आर्थिक राष्ट्रीयवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ राष्ट्रों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर आश्रित होना पड़ा। बाद में उन्होंने अपना औद्योगिक विकास करके आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से संरक्षण की नीति अपनाई, जो भारत में भी अपनाई गई थी आज़ादी के बाद। अब जो स्वर्णमान के नियमों के एकदम प्रतिकूल थी। आर्थिक राष्ट्रीयवाद यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसकी लहर धीरे धीरे राष्ट्रों में फैल गई और स्वर्णमान के पतन का एक कारण बन गई। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति का स्वर्ण में भुगतान। जो देश हार गए उनको जीतने वाले देश को क्षतिपूर्ति जो है वो स्वर्ण में करनी पड़ी। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और उसे अमेरिका तथा फ्रांस को क्षतिपूर्ति करनी पड़ी थी। जर्मनी हर जाने का भुगतान वस्तुओं से करना चाहता था, किंतु अमेरिका और फ्रांस ने स्वर्ण की मांग की। विवश होकर जर्मनी को अपने स्वर्ण कोषों का निर्यात करना पड़ा। स्वर्ण की अत्यधिक कमी के कारण जर्मनी के लिए स्वर्णमान को बनाए रखना असंभव हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि। युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने भी भारी मात्रा में ऋण लिए थे। ऋणदाता देशों जैसे कि अमेरिका और फ्रांस ने ऋणों का भुगतान भी स्वर्ण में ही लेना स्वीकार किया। परिणामतः ऋणी देशों में स्वर्ण की कमी हो गई और उन्हें स्वर्णमान छोड़ना पड़ा। पांचवा कारण ये था कि स्वर्ण कोषों का असमान वितरण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से विभिन्न राष्ट्रों में स्वर्ण का वितरण बहुत असमान हो गया। एक और अमेरिका और फ्रांस में विश्व के स्वर्ण भंडार का 60% जमा हो गया था, जबकि दूसरी ओर जर्मनी, इंग्लैंड तथा अन्य देशों में स्वर्ण की भारी कमी पड़ गई। कमी वाले देशों ने मुद्रा संकुचन के भय से स्वर्ण के निर्यात पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए, जबकि बहुलता वाला देशों ने स्वर्ण कोषों में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई।
वस्तुतः अनेक देशों में स्वर्ण का अभाव स्वर्णमान के पतन का कारण बना। कुछ और कारणों में अल्पकालीन शरणार्थी पूंजी के दुष्परिणाम। ये क्या है अल्पकालीन शरणार्थी पूंजी? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में से पहले अनेक देश लाभ कमाने के लिए अपनी पूंजी का विदेशों में अल्पकालीन निवेश करते थे, किंतु युद्धोपरांत विदेशी पूंजी पर तो प्रतिबंध लगा दिए गए। यहाँ तक कि मूलधन तथा ब्याज के भुगतान भी रोक दिए गए। परिणाम यह हुआ कि विदेशी पूंजी भयभीत हो गई और सुरक्षा की तलाश में वह एक देश से दूसरे देश में घूमने लगी। ऐसी पूंजी को शरणार्थी पूंजी, रिफ्यूजी कैपिटल कहा जाने लगा, क्योंकि वह ऐसे देशों की तलाश में होती थी जहां सुरक्षा का वातावरण हो। विदेशी पूंजी का आवागमन इतना तीव्र तथा अचानक होता था कि अनेक देश अपनी कीमत स्तर में इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1931 में फ्रांस ने इंग्लैंड से अपनी पूंजी वापस मांगी और पूंजी के इस स्थानांतरण के कारण इंग्लैंड को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। ये 1931 की बात है। अच्छा, सन 1929 की एक महामंदी भी इसका कारण रही। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट संकट प्रारंभ हुआ 1929 में और आर्थिक मंदी तेजी से विश्व के अनेक राष्ट्रों में फैलती चली गई। विश्व विभिन्न राष्ट्र जो थे उनकी कीमत स्तर उनमें गिरने लगा, जिसके कारण उत्पादकों को बड़ी हानि हुई और इस कारण से वे बैंकों से लिए गए ऋण को लौटाने में असमर्थ होते चले गए। अब आप लोग ये जानते हैं कि जब ऐसा होगा कि लोग बैंकों के ऋण न लौटा पाएँ तो बैंक बंद होने लगेंगे, है ना। और हुआ ये कि इससे बड़ी हानि हुई। बैंक जो हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का केंद्रीय बैंक फेल हो गया, इससे जनता का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास ही भंग हो गया। जनता ने मुद्रा को स्वर्ण में बदलने की मांग की, किंतु सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर पाया। धीरे धीरे स्वर्णमान का परित्याग प्रारंभ हो गया। ये बात कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की। एक और कारण है राजनीतिक अस्थिरता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों में हड़तालें, तालाबंदी, आंतरिक अशांति, बेरोजगारी, जनता का सरकार तथा मौद्रिक प्रणाली के प्रति अविश्वास आदि घटकों ने राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिस कारण स्वर्णमान का सफल संचालन संभव नहीं रहा। पारस्परिक निर्भरता के दुष्प्रभाव। स्वर्णमान वाले देशों को अर्थव्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर थीं, जिस कारण एक देश के आर्थिक संकट के दुष्प्रभाव अन्य देशों में हस्तांतरित हो जाते थे। ऐसी आर्थिक बुराइयों से बचने के लिए भी कई लोगों ने स्वर्णमान छोड़ा, कई देशों ने। सभी लोग जानते हैं कि आप लोग इसे सुन भी चुके हैं कि ये जो स्वर्ण मान है ये केवल अनुकूल परिस्थितियों का मान है। जैसे ही संकट आता है वैसे ही ये मान टिक नहीं पाता। तो विश्व युद्ध वगैरह तमाम मंदी वगैरह की समस्याएं थी, जिसके कारण यह स्वर्ण मान जो है ये लंबे समय तक नहीं टिक पाया। विनिमय दरों में स्थायित्व की अपेक्षा कीमत स्थिरता को अधिक महत्व। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए विनिमय दरों में स्थायित्व आवश्यक होता है, किंतु युद्धोत्तर काल में अनेक देशों ने विनिमय दरों में स्थायित्व के स्थान पर आंतरिक कीमत स्तर की स्थिरता को प्राथमिकता प्रदान की। आंतरिक कीमत स्तर में लोच का अभाव। स्वर्णमान की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि आंतरिक कीमत स्तर लोचदार हो। देश में स्वर्ण की मात्रा के घटने पर मुद्रा संकुचन द्वारा उत्पादन लागतों में कमी करके कीमत स्तर को घटाना आवश्यक होता है। यानी कि देश में अगर स्वर्ण की मात्रा घट जाए तो आप क्या करते हैं कि अपने देश में मुद्रा संकुचन यानी कि मुद्रा की मात्रा घटाते हैं और उससे उत्पादन लागतों में कमी करके आप क्या करते हैं, कीमत स्तर को घटा पाते हैं। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद श्रम संघों द्वारा मजदूरी कटौती के प्रबल विरोध के कारण आंतरिक कीमत स्तर में कमी करना संभव न हो सका और अर्थव्यवस्थाओं में लोच का यह अभाव भी स्वर्णमान के अनेक कारणों में से एक कारण बना। दो कारण और भी हैं। पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में शिथिलता। युद्ध में से पूर्व अमेरिका तथा इंग्लैंड विभिन्न देशों को उनके भुगतान शेष को संतुलित करने हेतु ऋण देते थे। इससे ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाता था। लेकिन युद्ध के पश्चात स्वर्णमान वाले शक्तिशाली देशों ने अन्य देशों को ऋण देना बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए कुछ देशों को स्वर्ण कोषों का निर्यात करना पड़ा, जिस कारण ऐसे राष्ट्रों को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ गया।
स्वर्णमान के स्वरूप में अंतर। युद्ध की समाप्ति पर सभी देशों ने स्वर्ण चलनमान को तो छोड़ दिया, स्वर्ण पाठमान को और स्वर्ण विनिमय मान अपनाए, जिससे स्वचालकता का गुण का अभाव उनमें होता ही था। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा मुद्रा प्रणालियों में अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण भी स्वर्णमान का पतन हुआ। तो कुल मिलाकर के स्वर्णमान के पतन के कारण आपने जाने हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्वर्णमान का भविष्य क्या है। देखिए, स्वर्णमान क्या भविष्य में कभी अपनाया जा सकता है? स्वर्णमान की सफलता के लिए आवश्यक जो नियम हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसके पुनर्स्थापन की तो रिस्टोरेशन की तो कोई संभावना नहीं है। और क्यों नहीं है ये हम जानेंगे। सबसे पहली बात, स्वर्ण का केंद्रीकरण। देखिए, विश्व का अधिकांश सोना संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि राष्ट्रों के पास है। स्वर्ण कोषों के इस अत्यधिक असमान वितरण के कारण विश्व के अधिकांश राष्ट्र स्वर्णमान को अपना नहीं सकते। विकासशील राष्ट्रों के लिए इसे अपनाना इसलिए कठिन है क्योंकि उन विकासशील राष्ट्रों में विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता होती है। और स्वर्णमान में जितना मुद्रा होनी चाहिए उतना कोष होना चाहिए, और विकासशील राष्ट्रों के पास इतना स्वर्ण कोष हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे स्वर्णमान की संभावना बहुत कम है। आज कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है। ऐसे राष्ट्रों के लिए स्वर्णमान को अपनाना तो संभव ही नहीं है। आर्थिक राष्ट्रीयवाद का बोलबाला है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र आर्थिक राष्ट्रीयवाद के दायरे में सिमटे हुए हैं, जिसमें लोग चाहते हैं कि वह उनकी इकोनॉमी पर की आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं कर सकें। इसे आर्थिक राष्ट्रीयवाद बोला जाता है। तो स्वर्णमान में तो आप जानते हैं कि कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए आयात निर्यात में, ना तो स्वर्ण के और ना अन्य चीज़ों की। फ्री ट्रेड की अपेक्षा की जाती है स्वर्णमान में। विदेशी व्यापार नियंत्रित होने लगा है। मुक्त व्यापार की, भाई बता रहे थे कि मुक्त व्यापार की नीति होनी चाहिए स्वर्णमान के लिए, लेकिन इसे अपनाना अब संभव नहीं है। अच्छा, मुद्रा प्रणालियों की विलोचना। स्वर्णमान की सफलता के लिए संबंधित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का लोचदार होना आवश्यक है। हालांकि ऐसा अभी होता नहीं है। देश की जितने भी अलग अलग अर्थव्यवस्था है, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है या अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें लोच का अभाव होता है। मतलब वह आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा घटा बढ़ा लें, ऐसा बहुत बार संभव नहीं हो पाता। स्वर्णमान के नियमों का पालन असंभव। आज कोई भी देश ना तो स्वर्ण के आयात निर्यात को स्वतंत्र रखता है और ना ही स्वर्ण कोष की मात्रा में परिवर्तन होने पर अपनी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान युग है ये स्वर्णमान के नियमों के लिए अनुकूल नहीं है, या स्वर्णमान के नियमों को पालना, यहाँ उनका पालन असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण भार में वृद्धि। स्वर्णमान तभी सफल हो सकता है जब इसे अपनाने वाले देशों पर विदेशी ऋणों का भार कम हो, लेकिन आज विश्व के अनेक देश विदेशी ऋणों के भार से दबे हुए हैं। विकासशील देशों की दीर्घकालीन ऋणों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में स्वर्णमान के अपनाने से विदेशी ऋणों के मूलधन और ब्याज को चुकाने में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अच्छा, मांग जितनी है स्वर्ण की, उसकी पूर्ति उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और राष्ट्रों के मध्य मौद्रिक असहयोग है। अब क्या होता है कि स्वर्णमान की स्वचालकता के लिए ज़रूरी था कि विभिन्न देशों के रूप में मौद्रिक सहयोग हो, लेकिन आजकल इसकी आशा नहीं कर सकते आप। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आज के युग में स्वर्णमान के परंपरागत स्वरूप का पूर्ण स्थापन संभव नहीं है। संसार के अनेक राष्ट्र राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं। स्वर्णमान को अपनाकर अपनी विकास प्रक्रिया को कुंठित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्णमान में वह उतनी मुद्रा का निर्गमन नहीं कर पाएंगे देश में विकास की गतिविधियों को गति देने के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता है। इसीलिए क्राउथर कहते हैं कि ईर्ष्यापूर्ण एवं कट्टर राष्ट्रीय स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के सहारे चलकर किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली सफल नहीं हो पाएगी। तो ये था स्वर्णमान, जिसकी समाप्ति के कारण हमने जाने और भविष्य भी जाना। कल हम पढ़ेंगे सिल्वर स्टैंडर्ड। आज के लिए इतना ही। बहुत